नाम सुना कभी? लेवरेज का नाम सुना कभी? लेवरेज क्या होता है बेटा? हाँ, बीएसटी में पढ़ा होगा 11th-12th क्लास में कि सर हमें टीचर ने बताया था कि, हालांकि वो भी आधी बातें बताई होंगी उन्होंने, कि लिवर्ड फॉर्म और अनलिवर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है। लिवर्ड फॉर्म क्या होता है? अरे अभी जो बता रहा था ना, जो अभी तू बोल रहा था भाई, ठीक है। लिवर्ड फॉर्म का मतलब होता है द फर्म हैविंग डेट, और अनलिवर्ड का मतलब इफ दे डोंट हैव डेट। ऐसा कोई फॉर्म ऐसे जनरली होता नहीं, बट ऐसा बोला जाता है। हालांकि लिवरेज एनालिसिस में इतना ही नहीं है। देखो एक बात बता, डू यू नो कॉस्ट जानते हो? कॉस्ट, किसी भी बिजनेस में जो कॉस्ट लगते हैं, कॉस्ट जानते हो क्या होता है? कितने तरह के कॉस्ट होते हैं बेटा जनरली? इफ वी क्लासिफाई द कॉस्ट ऑफ, तो कितने तरह के कॉस्ट होंगे? नाम सुना नहीं कॉस्ट का? पहला कॉस्ट बोलो, फिक्स कॉस्ट। एक से पहला कॉस्ट क्या होगा, और दूसरा क्या होगा? है? ये क्या पढ़ लिया तुम लोगों ने? ये तो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा यार। अरे वो चार्जेस पढ़ा था। अबे देखो इधर बदमाश। हाँ, वो अलग बात हो गई, फ्लोटिंग या फ्लक्चुएटिंग वो अलग चीज हो गई, बट जो जनरल टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो तो छोड़ो मत, ठीक है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। सुनो ध्यान से सुनो यार, जवाब देना और बताना मुझे। एक बात बताओ बेटा, कौन सी कॉस्ट में आपको, मतलब मान लो अगर मैं बिजनेस बंद भी कर देता हूं, तो कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो ऑन गोइंग रहेगी? फिक्स कॉस्ट, हाँ है ना। और वेरिएबल कॉस्ट एट दैट टाइम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई यही तो बोला जाता है जनरली कि फिक्स कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो आप काम करो ना करो चलता रहेगा, फिक्स कॉस्ट तो होता रहेगा, बनता रहेगा, हाँ है ना। बोलो। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो प्रोडक्शन प्रोसेस या यू कैन से लाइक टर्नओवर के साथ चलता रहता है, हाँ है ना। बोलो। सो कहने का मतलब है कि इसमें रिस्क ज्यादा है। रिस्क इसमें नॉमिनल होता है, इसको इग्नोर करते हैं। इसमें रिस्क नॉमिनल होता है, इसको इग्नोर करो। इसमें रिस्क ज्यादा है। अभी मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो। डिबेंचर होल्डर ने तुम्हें पैसे दिए, उनकी डिमांड किस चीज की है? इंटरेस्ट की। कब देना है? हमेशा ही देना है, हमेशा ही देना है। तो मतलब आपने बिजनेस बंद कर दिया, जेब में पैसे नहीं है, फिर भी इंटरेस्ट की लायबिलिटी बन गई? बनी नहीं बनी? तो मतलब फिक्स्ड कॉस्ट जो होते हैं वो ज्यादा रिस्की होते हैं, हाँ या ना। रिस्की होते हैं एक्चुअली, हाँ या ना। बोलो बोलो बेटा। तो किसी भी कंपनी में, इसीलिए तुम्हें पढ़ाया गया था लेवरेज के बारे में, ये पढ़ाया गया था कि डेट कितना होगा, जितना ज्यादा डेट लोगे उतना ज्यादा फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा, हाँ या ना। और फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? रिस्क बढ़ेगा। लेवरेज एनालिसिस में कुछ नहीं होता है। सिंपल ये समझो कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसने क्या किया है, फिक्स कॉस्ट जिनके वहां जनरेट होती है, वो फिक्स कॉस्ट के ऊपर मतलब ऑब्वियसली वो रिस्क जनरेट हो रहा है, हाँ या ना। तो उसी की एनालिसिस करनी है हमें, हाँ या ना। समझ में आ रही बात? बोलो। चलो इसको समझाने के लिए एक छोटा सा पहले की स्टेटमेंट समझो क्या होता है। आप जनरली ये देखा भी होगा, आपने कई लोगों ने समझा भी होगा, सुना भी होगा। मैं उस पर बात करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। एक स्टेटमेंट बनाता हूँ, उसी की बेस पे मैं तुम्हें कंसेप्चुअल पॉइंट ले जाऊंगा, हालांकि लिखवाऊंगा थ्योरी। अभी ये केवल इंट्रोडक्टरी पोर्शन चल रहा है। चलो, जो बिजनेस में टर्नओवर होता है उसको जनरली हम सेल्स के नाम से डिनोट करते हैं, हाँ या ना। सबसे पहले होता है क्या? सेल्स, हाँ या ना। अच्छा, इसमें से सबसे पहले ध्यान देना, सेल्स फिक्स होता है वेरिएबल होता है? बिजनेस में हर चीज दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, फिक्स और वेरिएबल। सेल्स फिक्स होता है, वेरिएबल इज इट फिक्स? सेल्स तो फ्लक्चुएट होता है, वेरिएबल होता है, हाँ या ना। इसमें से लेस करते हैं सबसे पहले हम, देखो अपने वेरिएबल कॉस्ट को, ध्यान से सुनना। वेरिएबल कॉस्ट को ये माइनस कर दिया, एंड देन हियर कम्स अ टर्म दैट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। अभी आपको पता नहीं होगा शायद, क्योंकि आपने
कुछ ने जो मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर पढ़े होंगे उनको पता होगा कंट्रीब्यूशन का मतलब, जिन्होंने नहीं पढ़ा सुनो ध्यान से। कंट्रीब्यूशन अभी फिलहाल आप थोड़ी देर के लिए समझो ना, कंट्रीब्यूशन मींस क्या, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो बच रहा है वो कंट्रीब्यूशन है, एंड इट इज इंक्लूसिव ऑफ टू थिंग्स, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है ना, ये बोलते हैं, ठीक है, बोलो। तो कंट्रीब्यूशन आ गया आपका, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसमें से मैंने बोला दो चीजें इंक्लूड होती है, क्या क्या, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, तो यहां से मैंने माइनस कर दिया क्या, फिक्स कॉस्ट यानी फिक्स्ड एक्सपेंसेस, है ना, कितना भी होगा इसको माइनस करने के बाद जो बचेगा आपके पास, क्या बचेगा, बोलो, प्रॉफिट, जिसको हम नाम देते बेटा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, टेंशन मतलब फुल फॉर्म भी लिख लेना, जब जरूरत पड़ेगी सब लिखना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। देखो ध्यान से, सेल्स में से क्या माइनस किया हमने, वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद क्या बचा, कंट्रीब्यूशन, उसमें से क्या माइनस किया, फिक्स कॉस्ट या फिक्स्ड एक्सपेंसेस, क्या आ गया हमारे पास, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर है तो सबसे पहले क्या माइनस होता है, इंटरेस्ट या टैक्स, सबसे पहले क्या माइनस होगा। और अगर आपने पीजीबी पढ़ा नहीं पढ़ा, चलो पढ़ो, तो यू नो इंटरेस्ट का तुम्हें डिडक्शन मिलता नहीं मिलता, वैसे भी डिडक्शन मिलता है ना, इंटरेस्ट का मिलता है यार, मैं बता ही रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ, मुझे पता, जब नहीं पढ़ा तो क्या ही बताओगे, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है टैक्सेशन में, तो पहले क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट माइनस होगा, और उसके बाद उसका इंटरेस्ट इज अ टैक्स बेनिफिट, याद रखना, इंटरेस्ट कम से टैक्स क्या होता है, कम होता है, तो इंटरेस्ट माइनस होगा। अच्छा, इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, EBT यानी अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट तो चला गया, जो भी आएगा ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट दे दिया, क्या बचा, अर्निंग बिफोर टैक्स, अब क्या पेमेंट करना है, टैक्स माइनस कर देंगे, फाइनली क्या हो जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, फाइनल प्रॉफिट जो हमारे को मिलने वाला है, जो शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है, हाँ या ना, बोलो, शेयर होल्डर को यही प्रॉफिट जाता है यहीं से, ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब ये जो आपने लिस्ट पढ़ी ना दोस्तों, ध्यान से सुनना, इसमें कुछ चीजें फिक्स है, कुछ चीजें वेरिएबल है, ये पूरी स्टेटमेंट में जो चीजें वेरिएबल है पहले उसकी बात कर लेते हैं। एक बात बताओ, सेल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फिक्स होता है क्या, सो व्हाट इज दैट, वेरिएबल, एंड वेरिएबल कॉस्ट वो तो वेरिएबल है ही, और अगर सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल हो रहा है तो कंट्रीब्यूशन भी क्या है, तो फिक्स क्या मिला, सबसे पहले क्या फिक्स मिला, सबसे पहले ये जो फिक्स कॉस्ट है क्या है, फिक्स होता है, हाँ या ना, पहला पॉइंट फिक्स का मिला। EBIT क्या होगा, फिक्स होगा या वेरिएबल, हाँ भाई वेरिएबल होगा, क्यों, क्योंकि जब ऊपर कंट्रीब्यूशन चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। व्हाट अबाउट दिस इंटरेस्ट, यानी एक फिक्स मिल गया, और इंटरेस्ट क्या होता है, ये फिक्स चार्जेस होता है, हाँ या ना, बोलो, तो फिक्स चार्जेस होता है। अच्छा, इस फिक्स्ड एक्सपेंसेस में याद रखना कौन कौन से एक्सपेंसेस, ये देखो, ये फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं, इंटरेस्ट क्या होते हैं, फाइनेंशियल चार्जेस, जो आपने फंड्स लिए हैं, लोन लिए उस पे दे रहे हो, ये फाइनेंस चार्जेस भी कहलाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होंगे इनको ऑपरेटिंग चार्जेस नाम देते हैं, क्या देते हैं, ऑपरेटिंग फिक्स चार्ज, ये ऑपरेटिंग है, और ये क्या है, फाइनेंस चार्जेस है, याद रखना, ठीक है ना, फाइनेंस चार्जेस, सुनते जाओ ध्यान से। अच्छा, अगर इंटरेस्ट फिक्स होता है तो उसके बाद EBT क्या होता है, सर ये वेरिएबल होगा। टैक्स क्या होता है, क्यों सर, टैक्स फिक्स थोड़े ना, जितना प्रॉफिट उतना टैक्स बदलते रहेगा, लास्ट में अर्निंग आफ्टर टैक्स वेरिएबल। लेट मी टेल यू अ crux point, leverage is only concerned with the fixed charges, क्योंकि यही आपके सबसे ज्यादा रिस्क को डिसाइड करते हैं, हाँ या ना। और बिजनेस में एक वर्ड बोला जाता है, देखो लेवरेज एनालिसिस ऐसा नहीं है कि रिस्क को केवल एनालाइज करना है, आपको बताया जाता है, बचपन से ही सिखाया गया होगा, मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन, लेस रिस्क लेस गेन, जितना ज्यादा रिस्क उठाओगे उतना ज्यादा गेन होगा। और इसी के यहाँ पे इसी के रिलेशन को, यानी रिस्क और रिटर्न के रिलेशन को एनालाइज करना, दैट इज नोन एज लेवरेज एनालिसिस। रिस्क और रिटर्न के रिलेशंस को एनालाइज करना, दैट इज नोन एज लेवरेज एनालिसिस। ये याद रखना बेटा, क्या लेवरेज एनालिसिस यही कहलाता है, रिस्क और रिटर्न को जो रिलेशन आ रहा है उसको एनालाइज करना। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, बोलो। अब रिस्क किस बात का, फिक्स चार्जेस का, यानी जो कंपनी के वहां फिक्स चार्जेस होंगे वही रिस्क है, हाँ या ना, बोलो।
कितना क्लियर रहेगा? और कितने तरीके के फिक्स चार्जेस आपके सामने दिख रहे हैं? यानी कहने की बात अगर मैं बोलूं तो पहला जो लेवरेज आ गया वो क्या आया? ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या आया? और दूसरा लेवरेज क्या बना? जिसको आप फाइनेंशियल लेवरेज भी बोलते हो। क्या बोलते हो? फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, पक्की बात? बोलो यहां पे, कितना क्लियर है बेटा? देखो, एक फिक्स चार्जेस को हमें कंट्रोल करना है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल चार्जेस। याद, वेरिएबल थिंग्स है ना, वेरिएबल प्रॉफिट्स या वेरिएबल थिंग्स जो भी होगा, फिक्स को कंट्रोल करना ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। अब ये बताओ, ये जो पहला ऑपरेटिंग लेवरेज है ये किन दो वेरिएबल्स के बीच में पड़ा हुआ है? दो वेरिएबल्स की बात बतानी है, बोलो कौन से दो वेरिएबल? सर पहला वेरिएबल क्या है और दूसरा क्या है? यानी इन दोनों के बीच के रिलेशन को आप ऑपरेटिंग लेवरेज में डील करोगे, यानी ये बीच में यहीं से कवर होना है ना। बोलो यार, इसका कनेक्शन तो यहीं तक है। एंड व्हाट अबाउट इंटरेस्ट, जो दूसरा फाइनेंशियल लेवरेज है उसका कनेक्शन कहां से कहां होगा? ईबीआईटी और ईबीटी में। अच्छा, एक और लेवरेज मिलेगा जो ओवरऑल बिजनेस का होगा, जो सबका कंबाइन कर सकते हो, तो इसको हम नाम भी देते हैं क्या? कौन सा लेवरेज? कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज। लेवरेज यही है, समझो ध्यान से, इतना ही लेवरेज है। ध्यान से समझो जो बता रहा हूं, ध्यान से समझो और सुनना, पूरी बातें पूरे आराम से सुनना ध्यान से। क्या बता रहा मैंने लेवरेज के बारे में बताया। दो तरीके का लेवरेज होता है जनरली, फाइनेंस और ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग और फाइनेंस को अगर ओवरऑल बिजनेस को देखोगे तो ओवरऑल लेवरेज यानी कंबाइंड लेवरेज आ जाएगा। हाँ यार, लेवरेज का कनेक्शन किससे होता है? रिस्क और रिटर्न के एनालिसिस को ही लेवरेज एनालिसिस में कवर करते हैं। रिस्क किस बात का है हमारे बिजनेस में? क्योंकि अगर हम बिजनेस बंद भी कर देते हैं, फिक्स चार्जेस विल कंटिन्यू देयर, है ना। जहां फिक्स चार्जेस नहीं होंगे, जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स चार्जेस नहीं है, वो कंपनी अनलिवर्ड फर्म मानी जाएगी, यानी उस कंपनी में रिस्क नहीं के बराबर है। ठीक है, नॉमिनल रिस्क तो होता ही है यार, ऐसा नहीं कि रिस्क है जीरो है। जीरो रिस्क कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता। हाँ या ना? बोलो, तुमने इंश्योरेंस करा लिया ना, तो क्या रिस्क नहीं है? थोड़ा बहुत नॉमिनल बिजनेस रिस्क है कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए, इंश्योरेंस क्लेम में गड़बड़ हो जाए तो अलग बात है। तो मतलब रिस्क तो है, नहीं के बराबर है ना। अगर मान ले गाड़ी का इंश्योरेंस है तो गाड़ी डैमेज होगी, पेमेंट कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो मतलब रिस्क नहीं है, वी आर रिस्क फ्री। लेकिन एक माइनर बिजनेस पॉलिसी का जो रिस्क होता है, बिजनेस रिस्क, वो हमेशा रहता है। तो ऐसा नहीं रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क है। जीरो रिस्क नहीं बोलूंगा मैं, वर्ड नहीं यूज करूंगा, बट हाँ, रिस्क जो है वो नॉमिनल रिस्क है। जो एक नॉमिनल रिस्क होता है मार्केट के हिसाब से, जो नॉमिनल रिस्क होता है उसको पॉलिसीज में काउंट नहीं करते, उसको हम प्रॉब्लम्स में यानी कैलकुलेशंस में या पॉलिसी मेकिंग में काउंट नहीं करते, क्योंकि वो नॉर्मली होता ही है। ठीक है, उसके अलावा एडिशनल रिस्क केवल उसी फर्म में होती है जिस फर्म में क्या होते हैं? फिक्स चार्जेस होते हैं। तो फिक्स चार्जेस कंसिस्ट द अमाउंट ऑफ रिस्क। हाँ या ना? बोलो। और दो कैटेगरी में फिक्स चार्जेस को डिवाइड किया गया, एक तो ऑपरेटिंग फिक्स चार्जेस और दूसरा फाइनेंशियल फिक्स चार्जेस। हाँ या ना? ऑपरेटिंग फिक्स चार्जेस जो तुम्हारा डायरेक्ट बिजनेस से होके आ रहा है, और इंटरेस्ट और इस तरह की जो चीजें होंगी वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? खासकर इंटरेस्ट, ये तुम्हारा फाइनेंशियल चार्जेस होगी। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, बोलो। अब इनके फॉर्मूले को ड्राफ्ट करते हैं, मैं इसको वापस लिखूंगा, टेंशन मत लो, अभी लिखूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट दूंगा बाद में लास्ट में ना, तो लिख दूंगा। अब समझो इसके फॉर्मूले को ड्राफ्ट करते हैं। हालांकि मैंने पहले ही बोला कि अभी इस चैप्टर का डिटेल में केवल ओवरव्यू दे रहा हूं, बाकी जो काफी चीजें होंगी उसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब बात करने जा रहा हूं मैं पहला फॉर्मूला। देखो, जब कभी बात लेवरेज की आती है, लेवरेज के फॉर्मूले की खासकर बात आती है, ध्यान से देखना, यहां पे एक फॉर्मूला बेसिकली यूज होता है, परसेंटेज चेंज। कभी लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है ना। ये चलो पहले वही लिखता हूं, डिवाइडेड बाई, पढ़ा था ना ये? मैं इसी से कनेक्ट करके फॉर्मूला याद करा देता हूं। देखो, इस दोनों में एक चीज डिपेंडेंट फैक्टर और दूसरा इंडिपेंडेंट फैक्टर है। क्वांटिटी और प्राइस में एक तो डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट और
कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है? अगर आप क्वांटिटी की बात करोगे तो ये क्या है? डिपेंडेंट है ऑन व्हाट? प्राइस। क्यों सर? प्राइस डिसाइड करता है कि क्वांटिटी कितनी होगी, क्वांटिटी डिसाइड नहीं करता प्राइस क्या होगी। हाँ या ना? बोलो। यानी यू कैन से लाइक, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्या? डिपेंडेंट फैक्टर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट फैक्टर। हाँ या ना? जवाब बोलो बेटा। चले आगे बढ़े। यस सर। अब आप बताइए, कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी क्या करना चाहती है, कंट्रीब्यूशन या ईबीआईटी? टारगेट किसको लेकर चलती है कंपनी? ईबीआईटी को। हाँ या ना? और ईबीआईटी जो होता है, ध्यान से देखना, ईबीआईटी इज द रिक्वायरमेंट, दैट मींस दैट इज इंडिपेंडेंट। क्या होगा? इंडिपेंडेंट बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे आप? इंडिपेंडेंट। ठीक है ना? कि डिपेंडेंट बोलेंगे? डिपेंडेंट नहीं है। कंट्रीब्यूशन जितना होगा उतना ज्यादा ईबीआईटी होगा। हाँ या ना? तो हु इज डिपेंडेंट यार? यहाँ पे कंट्रीब्यूशन डिपेंडेंट है नहीं, कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट है। पहले कौन आएगा? और जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा उस पर डिपेंडेंट क्या है? समझो ना, दिमाग पे जोर दो। अगर कंट्रीब्यूशन कम होगा तो ईबीआईटी भी, कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो ईबीआईटी भी। तो हु इज प्लेइंग द मेन रोल? कंट्रीब्यूशन। और दूसरा जो है क्या है? तो यार अगर मैं इस तरह का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या फॉर्मूला बना? परसेंटेज चेंज इंडिपेंडेंट फैक्टर। हु इज डिपेंडेंट? कंट्रीब्यूशन डिपेंडेंट। अभी इतना बता नहीं पाते नालायक हो। फॉर्मूला क्या बना? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अरे डिपेंडेंट कौन है यार? ईबीआईटी डिपेंडेंट है परसेंटेज किसके ऊपर? कंट्रीब्यूशन के ऊपर। कंट्रीब्यूशन चाहे तो ईबीआईटी को मूव कर सकता है, ईबीआईटी तो बाद में आता है ना यार। तुम डिपेंडेंट हो तुम्हारे पापा के ऊपर या पापा तुम्हारे ऊपर? अभी की बात करो तो पहले कौन आया? तो वो डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। कंट्रीब्यूशन एक एग्जांपल ऐसे लिया था, तुम्हें याद रहे कम से कम। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? अच्छा देखो, कंट्रीब्यूशन बोलो, सेल्स बोलो या वेरिएबल कॉस्ट बोलो, जितना फ्लक्चुएशन, जितना परसेंटेज की बात बोल रहा हूं, अमाउंट तो चेंज हो सकता है। बेटा एक बात बता, अगर ये 100 रुपए की जगह 120 हो गया और अगर ये 60 था तो ये कितने परसेंट बढ़ा? 20% ना। तो ये भी 20% बढ़ जाएगा, याद रखना। और ये अगर 20% बढ़ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन भी 20% बढ़ जाएगा। तो याद रखना, परसेंटेज जितना सेल्स में चेंज होगा उतना ही वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होगा, और जितना वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होगा जितना परसेंट, उतना ही परसेंट किस में चेंज होगा? तो मतलब अगर अपने को मान लो परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन नहीं मिला, परसेंटेज चेंज इन सेल्स यूज कर लो, परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट यूज कर लो, कोई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ तीनों लिख देता हूँ, ध्यान से देखो। परसेंटेज चेंज इन सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। लेकिन सर प्राइमरीली आपको फोकस रखना है, किसको यूज करना है? प्राइमरीली सेल्स, क्योंकि सेल्स ही प्राइमरीली, देखो सेल्स इज द मोस्ट इंडिपेंडेंट फैक्टर। सेल्स सबका माई बाप है, सबको डिसाइड करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? जब बात परसेंटेज की आएगी तो बोलो, ये तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला था, परसेंटेज वाला फॉर्मूला था, ध्यान से देखना। अच्छा फाइनेंशियल लेवरेज की बात बताओ, ये तो समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल लेवरेज दो चीजों के बीच में ये भी पड़ रहा है। अब यहां बताओ परसेंटेज चेंज किसको लेके? कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है? ईबीआईटी और ईबीटी में ही कनेक्शन जोड़ना बेटा, और तो कोई करना नहीं है। ईबीटी एग्जैक्टली, ईबीटी डिपेंडेंट है, याद रखना बेटा। ईबीटी डिपेंडेंट है, याद रखना। यानी हम कह सकते हैं डिपेंडेंट है ना, लास्ट बाद वाला डिपेंडेंट होता है, ऐसे सिंपल समझ लो यार। तो परसेंटेज चेंज। अच्छा एक और वर्ड आ जाएगा यहाँ पे, मैं स्पेशली यूज कर ले रहा हूं तो मैं बताऊंगा अभी।
इन ईपीएस। ईपीएस भी याद रखना, जो ईबीटी आया ना उसके बाद टैक्स माइनस करेंगे, वो प्रॉफिट किसको देंगे? शेयर होल्डर को। और शेयर होल्डर के लिए यानी अल्टीमेटली दैट प्रॉफिट इज अवेलेबल टू कैलकुलेट ईपीएस। तो ईपीएस अगर परसेंटेज में निकालोगे तो बराबर ही आएगा, क्योंकि टैक्स परसेंट भी सेम ही रहेगा। ईबीटी जितना होगा, जितना परसेंट चेंज, उतना ही टैक्स परसेंट चेंज होगा, उतना ही तुम्हारा अर्निंग आफ्टर टैक्स ईएटी भी चेंज होगा, और उसी परसेंटेज में तुम्हारा ईपीएस भी चेंज होगा, याद रखना। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। फॉर्मूला बाद में देखेंगे जब रेशियो वगैरह करूंगा तो उसमें पूरा डिटेल में कराऊंगा। अभी अगर नहीं पता तो भी याद रखना ईपीएस। देन अभी आपने क्या पढ़ा? इनफैक्ट और क्या वेरिएबल है यहाँ पे? अर्निंग बिफोर टैक्स ले लो या टैक्स ले लो, या अर्निंग आफ्टर टैक्स ले लो, सब एक ही बराबर परसेंटेज बदलेंगे, हाँ है ना? इन सब का परसेंटेज सेम रेशियो में बदलेगा। जैसे ऊपर 3 थे ना वेरिएबल थे, सेम रेशियो में वेरिएबल होंगे, सेम रेशियो में परसेंटेज चेंज होगा, हाँ या ना? जवाब दो। ये सब चीजें बुक्स में नहीं मिलेंगी, ये जो पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा, 3 फॉर्मूला, वो याद भी होगा, वो 2-3 फॉर्मूले ना, बस वही। ये सब फॉर्मूले पहली बार हो सकता है, जिसने पढ़ा भी होगा ना वो भी पहली बार पढ़ रहा होगा ये फॉर्मूले। सुनो ध्यान से, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ईबीटी, टैक्स, ईएटी, ये एक्चुअली मैंने अलग अलग बातें नहीं लिखी है, ये सब एक ही बात है, क्योंकि जितना परसेंट ईपीएस चेंज होगा उतना ही परसेंट ईबीसी चेंज होगा, उतना ही परसेंट टैक्स चेंज होगा, उतना ही परसेंट। और ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये प्रूव करके अभी कैलकुलेट करके दूंगा। ऑब्वियसली आज टाइम था, मैं तो नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेट करके दूंगा और ओरिजिनल फॉर्मूला भी ड्राफ्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल मैंने अब तुम्हें बता रहा हूँ बस केवल लेवरेज का बेसिक एनालिसिस, ठीक है? अच्छा, व्हाट इज द डिपेंडेंट फैक्टर बेटा? यहाँ इंडिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट, ईबीआईटी। तो यहाँ लिखूंगा मैं परसेंटेज चेंज इन, और अगर मैं कंबाइंड लेवरेज का जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो याद रखना ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लेवरेज, ये इसका बेसिक फॉर्मूला। टोटल कर लो, हो गया, बात खत्म। अब अगर इन दोनों फॉर्मूले, ऊपर वाले फॉर्मूले को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल रहा है बेटा? देखोगे ये और ये क्रॉस हो जाएंगे, क्या मिला फिर? एग्जैक्टली, बहुत अच्छे। चलो दिमाग काम कर रहा है, मतलब सही जा रहे हो तुम लोग। ईपीएस, ईबीटी, ईबीटी बोलूं या टैक्स बोलूं या ईएटी बोलूं, और डिवाइडेड बाय सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। बेटा ध्यान से देखना, प्रायोरिटी किसको देनी है? इसमें जहां मल्टीपल मिलेंगे उसमें प्रायोरिटी किसको देनी है? यहाँ पे सेल्स को, ध्यान दो, यहाँ पे ईपीएस को, ठीक है ना? मैंने मार्क कर दिया, आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ध्यान देना, ये लेवरेज एनालिसिस में मैंने अभी तक आपको वो फॉर्मूला बताया है जिसको आपको कम से कम यूज करना है, लेकिन कंसेप्चुअली आपको जानना जरूरी है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फैक्टर को बेस लेकर। क्योंकि देखो, ये जो आपका ऑपरेटिंग रिस्क है ना, फिक्स्ड एक्सपेंसेस का, ये इनके और इनके बीच के रिलेशन पे डिपेंड करता है। और कौन किसको डिसाइड करता है? ये बेसिक फॉर्मूला होता है। फ्लक्चुएशन से तो कैलकुलेट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, फ्लक्चुएशन मतलब इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी का बेसिक फॉर्मूला ये जो तुमने पढ़ा था ना डिमांड में, वही तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला यहाँ भी यूज हो रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिपेंडेंट फैक्टर मतलब चेंज इन डिपेंडेंट फैक्टर डिवाइडेड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट फैक्टर, हाँ है ना? तो इलास्टिसिटी का ही फॉर्मूला मैंने लगाया है। समझ में आई यहां तक बात? तो बता दो मुझे। हालांकि अगर जेनरिक फॉर्मूले की बात करोगे तो जेनरिक फॉर्मूला भी लिख भी देता हूं बेटा फटाफट। इसके आगे जनरल फॉर्मूला जो यूज होगा, फॉर्मूला जो आपको अक्सर क्वेश्चन में सॉल्व करना है, वो फॉर्मूला क्या है देखिए ध्यान से। वो फॉर्मूले का नाम देखिए, पहला इसका फॉर्मूला, ऑल्टरनेटिव जो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, देखो EBIT डिवाइडेड बाय EBT। नहीं बेटा समझो, बताता हूं क्या है, ठीक है? यहां क्या फॉर्मूला बना? ऊपर क्या था? EBT। नहीं, अब वो तुम्हारे स्टेटमेंट पे जाओ, स्टेटमेंट जो बना रखा है EBT,
यही होगा ना, ईबीटी होगा ना। पहले देखो और तब जवाब दो, बाद में बातें करते हैं ऐसे। ध्यान से देखो, यहाँ कंट्रीब्यूशन था यार, ईबीटी लिखवा दिया तुमने। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, नहीं, ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन होगा, है ना। वो परसेंटेज तो अलग चलता है ना, परसेंटेज तो अलग चलता है ना। क्या लिखा अभी आपने? हाँ, उल्टा बोल दिया था मैंने, ईबीआईटी अपन कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, उल्टा बोल दिया था। ये वहां पे चलता है ना, यहाँ पे उल्टा चलता है। मैंने क्या बोला, अमाउंट में फॉर्मूला उल्टा चलेगा, उल्टा लिख ही दिया था वो मैंने, उसका फॉर्मूला लिख दिया था आगे का। ए इरेज हो जाए यार, ये तो और स्लो चल रहा है, ये तो इससे भी स्लो चल। बताता हूँ, 1 मिनट वेट करो, तुम लिख क्यों रहे हो? एक्सप्लेन तो तब करूंगा, पहले लिख दूं, इरेज हो जाए तब तो लिखूं। इसका दिमाग तो उसकी तरह चलने लगा है। ये इरेजर इसका जितना तेज चल रहा है उतना ही तेज इसका दिमाग चलता है। टेंशन क्यों ले रहे हो, लिखूंगा तो यही। ये भी शांत बैठ गया ना फाइनली, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई इससे। कोई नहीं बेटा, देखो एक्चुअली क्या है, एक बात बताओ, यहां लिखेंगे क्या, कंट्रीब्यूशन, उल्टा फॉर्मूला लिख दिया था जल्दी जल्दी में, टाइम थोड़ा जो आगे जाना था ना, डिवाइडेड बाय सर। परसेंटेज वाला तो उल्टा था, क्योंकि जब आप परसेंटेज चेंज को यूज करोगे ना फॉर्मूला, तो वो अल्टीमेटली उलट जाएगा ये, ठीक है ना, ये अल्टीमेटली उलट जाएगा, ये यही फॉर्मूला बनेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, यानी सीक्वेंस में चलो। और दूसरा, ये जो दूसरा फॉर्मूला है फाइनेंशियल लेवरेज, ये किसके किसके बीच में है, ईबीआईटी और ईबीटी। तो क्या फॉर्मूला बना, ईबीआईटी, यही लिख दिया था गलती से ना, अपॉन में ईबीटी, ठीक है ना। और इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, एक तो ये फॉर्मूला है ही सर, हाँ है ना, और अगर इसी को हम मिक्स कर दे तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, अब इसका जो एनालिसिस हो रहा है ये कैसे फिट बैठ रहा है और कहाँ इसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकली कंपनी जिसका यूज कैसे करती है। केवल पढ़ के नहीं चलना ना, मैंने पहले बोला था, एक्चुअली प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली कंपनी जिसका कैसे यूज करती है वो देखेंगे हम। ये आपको इतना ही फिलहाल आपको कराया मैंने, ये इतना देख लीजिए। भाई ये सीधा फॉर्मूला यूज होगा, जहां ऐसी इंफॉर्मेशन होगी वो भी यूज होगा, हर चीज यूज होगा, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। टेंशन मत लो, अभी नेक्स्ट क्लास में जब आऊंगा तो काफी कुछ कवर अप कर दूंगा, 90% चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये बेसिक, ये इस फॉर्मूले का बेसिस है, ये जो फॉर्मूला बना है उसका बेस है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। ये ब्लर आ रहा है क्या बेटा तुम लोग, क्लियर आ रहा है? ब्लर है सर, ये ऊपर वहां से काम चल जाएगा, लिखने में सही हो जाएगा। पानी ऐसे होता है बेटा, ऐसे तो कुछ और ही होता है ना।